नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंदूरिया डीआर कैंपस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था वर्णों की संख्या कि वर्णों की संख्या किस किस आधार पर कितने प्रकार की मानी जाती है। दोस्तों, इससे आगे हम चलते हैं तो दोस्तों आता है वर्णों का वर्गीकरण। दोस्तों क्या आता है इसके आगे? वर्णों का वर्गीकरण। वर्गीकरण से तात्पर्य क्या है? जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 44 हमारे वर्ण होते हैं। 44 जो वर्ण हैं उनको अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से बांटा जा सकता है, किस प्रकार से नहीं बांटा जा सकता। जैसे मान लीजिए हमारी क्लास में दोस्तों 44 स्टूडेंट हैं। अब हम अलग अलग आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे दोस्तों हम देखें, अगर खेल के आधार पर तो क्रिकेट खेलने वालों को एक तरफ कर देंगे, बैडमिंटन खेलने वालों को एक तरफ कर देंगे, हॉकी खेलने वालों को एक तरफ कर देंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर हम परसेंटेज के आधार पर बांटने लगे कि भाई 50 से 60% वाले एक तरफ हो जाओ, 60 से 70 वाले एक तरफ हो जाओ, 70 से 80 वाले एक तरफ हो जाओ, यानी कि दोस्तों हमारे वर्ण तो कितने हैं वो कि वही 44 है, लेकिन हमने उनको अलग अलग आधार पर अलग अलग बांटों में खेलों में बांट दिया। जैसे क्रिकेट खेल के आधार पर बांट दिया हमने 44 स्टूडेंट, फिर हमने पढ़ाई के आधार पर बांट दिए। इसी प्रकार दोस्तों क्या है, वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है कि वर्णों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले जो वर्गीकरण किया जाता है दोस्तों वो है हमारा काल या फिर आप समय बोल सकते हैं। काल या समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों काल या समय के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वो केवल किनका किया जाता है? स्वरों का किया जाता है। इसमें व्यंजन नहीं आते हैं। दोस्तों यदि हम हिंदी में देखते हैं तो काल या समय के आधार पर जो हमारे स्वर हैं उनको दो भागों में बांट दिया। एक को नाम दिया जाता है ऋसु स्वर और दूसरे को नाम दिया जाता है दीर्घ स्वर। एक को नाम दिया जाता है दोस्तों ऋसु स्वर, दूसरे को नाम दिया जाता है दीर्घ स्वर नाम दिया जाता है। कई दोस्तों स्टूडेंट इसका उच्चारण करते हैं हरिसु, जो कि क्या है? उच्चारण अशुद्ध है। इसका सही जो उच्चारण होता है वो होता है ऋसु। तो ऋसु स्वर और दीर्घ स्वर दो प्रकार से स्वरों को बांटा गया है दोस्तों। अब दो प्रकार से देखते हैं तो कहीं कहीं संस्कृत में हमको तीन प्रकार के भाग और मिलते हैं। इनमें एक प्लुत स्वर और आएगा दोस्तों। उसका जो हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है वो केवल ओम शब्द का पूछा जाता है। वो अभी उसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऋसु स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो ऋसु स्वर की यदि परिभाषा देखते हैं तो ऋसु स्वर होता ही क्या है? एक निश्चित समय में जिस स्वर का उच्चारण किया जाता है वह ऋसु स्वर कहलाता है। एक निश्चित समय में जिस स्वर का उच्चारण करते हैं दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है? ऋसु स्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर निश्चित समय से मतलब ही क्या है? निश्चित का अर्थ ही आप समझ ले सबसे कम, यानी वह स्वर जिसका उच्चारण सबसे कम समय में किया जाता है। क्योंकि वर्गीकरण हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं दोस्तों? काल या समय के आधार पर। तो ऐसा स्वर जिसका उच्चारण सबसे कम समय में किया जाता है, यानी एक निश्चित समय में किया जाता है। निश्चित का मतलब ही क्या लेना है दोस्तों? यहाँ हमको सबसे कम समय में जिसका उच्चारण किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऋसु स्वर के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है दोस्तों हमारा दीर्घ स्वर। कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिस स्वर का उच्चारण ऋसु स्वर से दुगुने समय में किया जाता है दीर्घ स्वर कहलाता है।
यानी वह स्वर जिस स्वर का उच्चारण ऋसु स्वर से दुगने समय में किया जाता है उसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सबसे कम समय में जिस स्वर का उच्चारण किया जाता है वो तो कहलाता है हमारा ऋसु स्वर, और ऋसु स्वर से दुगने समय में जिस स्वर का उच्चारण किया जाएगा उसको किस नाम से जाना जाता है? दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है कि ऋसु स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। जो मैंने आपको मूल स्वर बताए थे, जो मैंने आपको क्या बताए थे? मूल स्वर बताए थे। वो जो मूल स्वर है हमारे चार, वो ही क्या कहलाते हैं? ऋसु स्वर कहलाते हैं। यानी ए, ई, उ और री, इन चारों को ही किस नाम से जाना जाता है? ऋसु स्वर के नाम से जाना जाता है। दीर्घ स्वर में हमको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैंने जैसे आपको संयुक्त स्वर बताया था, 7 प्रकार के जो संयुक्त स्वर थे उन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। ये होते हैं दोस्तों हमारे आ, ई, उ, ए, ओ, आई और औ। इनको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों आप उच्चारण भी करके देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको परिभाषा बताई, एक निश्चित समय में जिस स्वर का उच्चारण किया जाता है, निश्चित समय से तात्पर्य क्या है? सबसे कम समय में जिसका उच्चारण किया जाता है। और दीर्घ स्वर क्या है कि ऋसु स्वर से दुगना समय लगना चाहिए जिसके उच्चारण में, वो कौन सा होता है? दीर्घ स्वर होता है। जैसे आप बोल के भी देखेंगे, एक तो आप उच्चारण करिए ए, एक आप उच्चारण करिए आ, तो ऐसे दुगना समय लग रहा है आ के उच्चारण में, इसलिए ए तो कौन सा कहलाएगा? ऋसु स्वर। आ क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर। अगर ऋस्व री को बोलते हैं तो हम सामान्य रूप से बोलते हैं ई, लेकिन दीर्घ री को जब बोलते हैं तो इसके ऊपर जोर लगाना पड़ता है, हम उच्चारण ही क्या करेंगे? ई उच्चारण करेंगे। तो यानी कि ऋसु स्वर से दुगने समय में जिस स्वर का उच्चारण होता है दोस्तों वो किस नाम से जाना जाता है? दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे क्या था, एक तो हो गया ऋसु स्वर, एक हो गया दोस्तों दीर्घ स्वर। एक स्वर दोस्तों और होता है जिसका संस्कृत में वर्णन किया गया है, उसको दोस्तों नाम दिया जाता है प्लुत स्वर। एक दोस्तों और होता है, उसको नाम दिया जाता है प्लुत स्वर। लेकिन ये प्लुत जो स्वर है दोस्तों हिंदी में मान्य नहीं है। हिंदी में केवल इसका एक ही शब्द चलता है और वो शब्द है दोस्तों ओम। अगर दोस्तों प्लुत स्वर की यदि परिभाषा देखते हैं तो प्लुत स्वर होता ही क्या है कि वह स्वर जिसका उच्चारण ऋस्व स्वर से तिगुने या उससे अधिक समय में किया जाता है प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर दोस्तों होता ही क्या है कि वह स्वर जिस स्वर का उच्चारण ऋसु स्वर से तिगुने समय में किया जाए या फिर तिगुने से अधिक समय में जिस स्वर का उच्चारण किया जाएगा उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, ये प्लुत अलग से कोई स्वर नहीं है, केवल इसका एक चिन्ह होता है इस प्रकार से। हिंदी में जो अपन 3 लिखते हैं, इस चिन्ह को जिस दीर्घ स्वर के आगे लगा दिया जाता है तो फिर वो दीर्घ स्वर ना रहकर कौन सा स्वर हो जाता है दोस्तों? प्लुत स्वर हो जाता है। यानी कि इसका उच्चारण जो है आपको ऋसु स्वर से कम तिगुने समय या तिगुने से अधिक समय लेना पड़ेगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने आ के आगे ये चिन्ह लगा दिया तो अब ये दीर्घ आ नहीं रहा, ये प्लुत आ हो गया। ई के आगे आपने अगर ये चिन्ह लगा दिया तो ये प्लुत ई हो गया। ऊ के आगे अगर आपने ये चिन्ह लगा दिया तो ये प्लुत ऊ हो गया। ए के आगे अगर आपने ये चिन्ह लगा दिया तो ये प्लुत ए हो गया। ओ के आगे अगर आपने ये चिन्ह लगा दिया तो ये प्लुत ओ हो गया। अगर आई के आगे आपने ये चिन्ह लगा दिया तो ये क्या हो गया? प्लुत आई हो गया। और अगर दोस्तों औ के आगे आपने ये चिन्ह लगा दिया तो ये क्या हो गया? प्लुत ओ हो गया। तो यानी दीर्घ जो स्वर हैं हमारे, दीर्घ स्वरों के आगे यदि इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाए, यानी कि हिंदी में जैसे 3 लिखते हैं उस प्रकार का अगर चिन्ह लगा दिया जाए तो ये दीर्घ स्वर ना रहकर कौन से शब्द हो जाते हैं दोस्तों? प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो अपन से क्वेश्चन पूछने की बात है, तो प्लुत से अगर क्वेश्चन पूछता है तो दोस्तों वो क्वेश्चन उसका होता है कि निम्न में से किस शब्द में प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। निम्न में से
किस शब्द में प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों हिंदी में केवल एक ही शब्द का ध्यान रखना आप, जैसा कि आपने पोस्टर वगैरह ऊपर लिखा देखा होगा ओम, इसी प्रकार से लिखा होता है दोस्तों ओम। यहाँ पर एक बात बताइए, ये कोई वर्ण तो है नहीं, यहाँ पर ओ के आगे क्या लगा रखा है उसने, प्लुत का चिन्ह लगा रखा है, यानी कि यहाँ पर ये जो ओ वर्ण है ये कैसा है, प्लुत स्वर है। तो आपने देखा भी होगा जैसे ही आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ओ को खींचना पड़ता है। वो ओ को खींचने का कारण ही क्या है कि ऋसु स्वर से कम कितना समय लगना चाहिए, तिगुना। तिगुने से अधिक आप जितना लगा सकते हैं उतना अधिक भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कौन सा स्वर हो जाएंगे दोस्तों, ये ओ जो है इसको किस नाम से जाना जाएगा, प्लुत स्वर के नाम से जाना जाएगा। तो यानी कि लेकिन हमारे हिंदी में चलता नहीं है प्लुत स्वर, हमारे केवल हिंदी में केवल एक ही ओम का ही उदाहरण मिलता है, और संस्कृत वगैरह में आगच्छति वगैरह काफ़ी उदाहरण मिल जाते हैं, लेकिन हमारे जो प्लुत स्वर है उसका केवल एक ही उदाहरण है ओम। उसका क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन का टाइप ही क्या होगा, 4 शब्द देगा आपको और आपसे पूछेगा निम्न में से किस शब्द में प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। तो वहाँ पर एक ऑप्शन में दोस्तों आपको ओम मिलेगा। तो ओम जो शब्द है उसमें किसका प्रयोग किया गया है, प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। वैसे हिंदी में जो हमारे 2 मान्य है वो 2 हैं, एक तो ऋसु स्वर और एक दीर्घ स्वर। ऋसु स्वर मैंने आपको बता दिया दोस्तों, एक निश्चित समय में जिसका उच्चारण हो। निश्चित समय का मतलब ही क्या है, सबसे कम समय में जिस स्वर का उच्चारण होता है वो होता है ऋसु स्वर। ऋसु स्वर अलग से हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, मूल जो स्वर होते हैं उनको ही ऋसु स्वर माना जाता है। सेकंड मैंने आपको बताया था दोस्तों दीर्घ स्वर। तो दीर्घ जो स्वर हैं यानी ऋसु स्वर से दुगने समय में जिसका उदाहरण किया जाता है यानी कि उच्चारण किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या दोस्तों हमारी 7 है। हमारे जो संयुक्त स्वर थे उन्हीं को दीर्घ स्वर माना जाता है। अब दोस्तों जैसे ही मैंने आपको जब पढ़ाए थे वर्ण, जब मैंने आपको संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे, संयुक्त स्वर जब पढ़ाए थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था आ, ई और उ, इनको माना जाता है दीर्घ। ए और ओ को मैंने आपको बताया था ये माने जाते हैं गुण, और आई और औ ये माने जाते हैं वृद्धि। तो दोस्तों क्वेश्चन देखना, यहाँ पर दीर्घ स्वरों की संख्या मैंने आपको 3 बताई थी और यहाँ पर दीर्घ स्वरों की संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी कि संयुक्त जो व्यंजन है सारे के सारे क्या कहलाते हैं, दीर्घ कहलाते हैं। तो अगर दोस्तों वो काल के आधार पर यानी समय के आधार पर अगर आपसे पूछना चाहता है तो फर्स्ट जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों हमारा 7। पहला आंसर तो क्या होगा दोस्तों 7। अगर ऑप्शन में दोस्तों 7 आंसर नहीं मिलता है तो सेकंड आंसर आएगा 3। फर्स्ट आंसर तो होगा 7 और सेकंड आंसर क्या आएगा 3। तो वहाँ पर आप ऑप्शन में देख लेना दोस्तों, ऑप्शन में अगर 7 दे रखा है तो पहला आंसर 7 होगा। अगर ऑप्शन में 7 नहीं है तो फिर ऑप्शन में उसने 3 दे रखा होगा। ये था दोस्तों हमारा काल के आधार पर, काल या समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, कि काल के आधार पर या समय के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांट सकते हैं, ऋस्व और दीर्घ में। तीसरा जो चलता है दोस्तों वो चलता है संस्कृत में प्लुत स्वर, जिसका मैंने आपको बता दिया केवल एक ही उदाहरण पूछा गया है जो कि पटवारी में पूछा गया था शायद बीकानेर वगैरह से, जिसमें उसने दिया था कि निम्न में से किस शब्द में प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। वहाँ पर एक शब्द में लिखा हुआ था ओम, क्योंकि केवल हिंदी में ओम शब्द चल रहा है और जो शब्द हैं अब संस्कृत में तो जैसे काफ़ी उदाहरण मिल जाएंगे। आ के बाद में लगा दिया गच्छति, आगच्छति, तो संस्कृत में तो प्लुत स्वर के उदाहरण मिल जाएंगे, हिंदी में केवल एक ही उदाहरण मिलता है और वो है दोस्तों ओम। अगला दोस्तों हम देखते हैं, अगला जो वर्गीकरण देखते हैं स्वरों का वो देखते हैं जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर ध्यान रखना दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया जैसे जिह्वा इस प्रकार से लिखी है तो इस प्रकार से ही शुद्ध माना जाएगा। अगर आपने इस प्रकार से लिख दिया जिह्वा तो ये अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि हमने संयुक्त व्यंजनों की संख्या पढ़ी थी 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी थी दोस्तों 4, क्षय, त्रय, गय और श्रय। इन चारों को छोड़कर अगर आपने किन्हीं भी 2 वर्णों को मिलाकर लिखा तो वो शब्द हिंदी में अशुद्ध माना जाता है। जैसे हम लिख देते हैं चिन्ह, न को इसमें मिलाते हैं तो क्या माना जाएगा, ये अशुद्ध माना जाएगा। कई बार हम लिख देते हैं संयुक्त, अशुद्ध माना जाएगा, क्योंकि 4 संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर और किन्हीं व्यंजनों को आपको मिलाकर नहीं लिख सकते, नई व्यंजनों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि 4 है हमारे संयुक्त व्यंजनों की संख्या। अब संयुक्त व्यंजन का मतलब ही क्या था,
भाई दो वर्ण ही तो, यानी दो व्यंजन ही तो मिलने चाहिए। इसमें भी दो व्यंजन मिल रहे हैं तो ये भी संयुक्त व्यंजन हो गया, इसमें भी दो व्यंजन मिल रहे हैं ये भी संयुक्त व्यंजन हो गया, इसमें भी दो मिल रहे हैं ये भी क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन। तो यानी संयुक्त व्यंजनों की संख्या बढ़ जाती है, जबकि हमको केवल कितनी करनी है, संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो दोस्तों जिह्वा के आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं तो सामान्य सा है, इसका क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन किताब वगैरह में लिखा हुआ है तो वो इसलिए आपको बताने की जरूरत है। जिह्वा के आधार पर जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक को नाम दिया जाता है अग्र स्वर, एक को नाम दिया जाता है मध्य स्वर, और एक को नाम दिया जाता है पश्च स्वर। इनका जब आप उच्चारण करेंगे दोस्तों, उसी के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि जिह्वा के आधार पर जो वर्गीकरण किया है, जिह्वा का मतलब ही क्या है, जीभ, यानी जीभ के आधार पर हम वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो 3 प्रकार से कर सकते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर दोस्तों क्या है कि वह स्वर जिसके उच्चारण करने पर जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय होता है, अग्र मानी आगे वाला, ठीक है, आगे का भाग अगर सक्रिय होता है तो वो किसके अंतर्गत आता है, अग्र स्वर के अंतर्गत आता है। अग्र स्वरों की संख्या दोस्तों हमारी 5 है, ये हैं ई, ए, आई और री। इन 5 को दोस्तों क्या माना जाता है, अग्र स्वर माना जाता है। अगर आप उच्चारण भी करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिह्वा का जो अग्र भाग है वो सक्रिय होता है, ई, ए, आई, री। जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय होता है, इसलिए इनको किस नाम से जाना जाता है, अग्र स्वर के नाम से जाना जाता है। सेकंड आता है दोस्तों मध्य स्वर। मध्य स्वर एकमात्र है अपना दोस्तों ए। अगर ए का उच्चारण हम करते हैं तो जिह्वा का मध्य जो भाग है वो सक्रिय होता है, इसलिए हमारा जो केवल एकमात्र वर्ण है मध्य स्वर वो है एकमात्र ए। और दोस्तों जो हमारे बच गए 5 वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पश्च स्वर, यानी वह स्वर जिसका उच्चारण करने पर जिह्वा का पश्च भाग यानी पिछला वाला भाग सक्रिय होता है वो किसके अंतर्गत आता है, पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। अब पश्च स्वरों की संख्या भी दोस्तों 5 है हमारी, ये हैं आ, उ, ओ और औ। इनका जब आप उच्चारण करेंगे तो देखेंगे आपकी जिह्वा का जो पश्च भाग है वो सक्रिय होता है, इसलिए इनको किसके अंतर्गत माना जाता है, पश्च स्वर के अंतर्गत माना जाता है। तो अग्रस्वर जिनमें जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है, आप बोल के देखेंगे तो भी आपको महसूस हो जाएगा। मध्य स्वर एकमात्र है हमारा ए, और पश्च स्वर ये भी हमारे कितने हैं, 5। लेकिन दोस्तों इनको पूछता नहीं क्योंकि इसमें सीधा पता चल जाता है। एक प्रकार से और है, ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो यह भी क्वेश्चन दोस्तों पूछता नहीं है, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। ओष्ठ का मतलब ही क्या होता है, होठ, यानी होठों की जो हमारी आकृति है उसके आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है दोस्तों, एक तो हो जाते हैं वृत्ताकार और एक हो जाते हैं अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार स्वर से क्या तात्पर्य दोस्तों, वृत्त का मतलब ही क्या होता है, गोल, ठीक है, यानी ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने पर ओष्ठों की आकृति वृत्त के समान हो जाती है, यानी कि गोल हो जाती है, वो तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वृत्ताकार के अंतर्गत। और वह स्वर जिसका उच्चारण करने पर ओष्ठों की आकृति वृत्त के समान नहीं होती यानी गोल नहीं होती, वो किसके अंतर्गत आएगा, अवृत्ताकार के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों अगर देखेंगे वृत्ताकार में तो आप उच्चारण करके देखेंगे तो 4 हैं अपने, उ, ओ और औ। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ओष्ठों की आकृति किसके समान हो जाती है, वृत्त के समान, इसलिए इन चारों को क्या माना जाता है दोस्तों, वृत्ताकार स्वर माना जाता है। जो हमारे बच गए यानी ए, आ, ई, ए, आई और री, इनको किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों, अवृत्ताकार स्वर के नाम से जाना जाएगा। जैसे वो क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछता है कि निम्न में से वृत्ताकार स्वर है या निम्न में से अवृत्ताकार स्वर है, तो आप उच्चारण करके देख लेना, चारों में केवल 4 स्वरों में ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान होती है, उ, ओ और औ। इनके अलावा जितने भी स्वर हैं इसमें वृत्त के समान नहीं होती, इसलिए इनको चारों को बोल दिया जाता है वृत्ताकार स्वर और इनको बोला जाता है अवृत्ताकार स्वर। लेकिन दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता नहीं है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो देखिए आप, अगला जो है वो जो वर्गीकरण है
दोस्तों वो जो वर्गीकरण करेंगे अब करेंगे वर्णों का, यानी कि इसमें स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे। अभी तक हमारा जो वर्गीकरण चल रहा था केवल स्वरों का वर्गीकरण चल रहा था कि स्वर को किस किस आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। अगर दोस्तों देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो प्राणवायु के आधार पर हम वर्गीकरण किसका करेंगे? वर्णों का, यानी कि अब हमारे स्वर भी आएंगे और हमारे क्या आएंगे? व्यंजन भी आएंगे। तो स्वर और व्यंजन दोनों का वर्गीकरण किया जाएगा। तो दोस्तों प्राणवायु के आधार पर यदि देखते हैं तो प्राणवायु के आधार पर वर्ण जो हैं उनका जब वर्गीकरण करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक को नाम दिया जाता है अल्प प्राण और एक को नाम दिया जाता है दोस्तों महाप्राण। एक को नाम दे दिया जाता है अल्प प्राण, दूसरे को नाम दिया जाता है महाप्राण। सबसे पहले हम बात करें यदि अल्प प्राण की, तो दोस्तों अल्प का मतलब ही क्या होता है? कम या थोड़ा। अल्प का अर्थ ही क्या होता है? कम या थोड़ा। प्राण का अर्थ होता है दोस्तों प्राणवायु। प्राण का अर्थ ही क्या है हमारा? प्राणवायु। अल्प का मतलब ही क्या होता है? कम या थोड़ा। प्राण का मतलब ही हमारा क्या हो गया? प्राणवायु। महा का मतलब ही क्या होता है? अधिक या ज्यादा। अधिक या ज्यादा। अब दोस्तों हम अगर मान लीजिए कोई भी हमारा जो व्यंजन है या हमारा जो भी स्वर है, हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु बाहर आती है। किसी भी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु कहाँ आती है? बाहर आती है। तो दोस्तों जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अल्प, अल्प का मतलब ही क्या है? कम या थोड़ा। यानी वह वर्ण जिसका उच्चारण करने पर कम प्राणवायु बाहर आती है, जिसका उच्चारण करने पर अल्प का मतलब ही क्या होता है? कम या थोड़ा। तो अल्प प्राणवायु बाहर आती है, यानी कि कम प्राणवायु यदि बाहर आ रही है तो वो तो किसके अंतर्गत आएगा? अल्प प्राण के अंतर्गत। और महा का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों? अधिक या ज्यादा। तो वह वर्ण जिसका उच्चारण करने पर अधिक प्राणवायु बाहर आती है उसको किस नाम से जाना जाता है? महाप्राण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनका हम यदि क्वेश्चन देखें तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, 4 आपको वर्ण देगा, आपसे क्वेश्चन ये पुटअप किया जाएगा कि निम्न में से अल्प प्राण है या निम्न में से महाप्राण है। 4 वर्ण आपको दे दिए जाएंगे, चारों वर्णों में आपको देखना है कि इनमें अल्प प्राण तो कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। तो सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें अल्प प्राण के अंतर्गत, तो हम यदि देखें तो मैंने वर्णों को 2 भागों में बांटा था, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले बात करें स्वर की, तो जितने भी हमारे स्वर हैं यानी 11 के 11 जो स्वर हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? अब अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। हमारे जो 11 के 11 स्वर हैं सभी स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों यदि बात करें व्यंजनों की, तो व्यंजन जो थे उनको मैंने आपको 5 वर्गों में बांट रखा था। स्पर्श जो व्यंजन थे उनको कितने वर्गों में बांटा था? 5 वर्गों में। तो दोस्तों अगर व्यंजनों की बात करें तो ध्यान रखना प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, कोई भी वर्ग हो दोस्तों, चाहे कै वर्ग हो, चाहे चै वर्ग हो, चाहे टै वर्ग हो, चाहे तै वर्ग हो, चाहे पै वर्ग हो, 5 वर्गों के जो पहला वर्ण होगा, तीसरा वर्ण होगा और 5वां जो वर्ण होगा वो किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का, कोई सा भी वर्ग हो, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण किसके अंतर्गत आएंगे? अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। बच कौन कौन से गए दोस्तों? स्पर्श में से दूसरा वर्ण बच गया और चौथा वर्ण बच गया। तो महाप्राण के अंतर्गत ध्यान रखना दोस्तों प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन, यानी 5 जो वर्ग थे, 5 वर्गों के 5 वर्ण हो गए। इनके अलावा देखते हैं तो हमारे वर्ण जो चलते थे, व्यंजन जो चलते थे, एक तो होते थे अंतस्थ और एक होते थे ऊष्म। तो अंतस्थ जो व्यंजन है वो आते हैं दोस्तों अल्प प्राण के अंतर्गत। अंतस्थ जो व्यंजन है वो किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और ऊष्म जो व्यंजन है हमारे वो आते हैं दोस्तों महाप्राण के अंतर्गत। तो अंतस्थ व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत। और ऊष्म जो व्यंजन है हमारे वो किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अगर दोस्तों आप दोनों याद नहीं रखना चाहें तो सीधा फॉर्मूला है, आप महाप्राण याद कर लीजिए कि महाप्राण का मतलब ही क्या होता है? दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन।
इसके अलावा जितने वर्ण बच जाएंगे सब किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो दोनों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप महाप्राण को याद रख लीजिए कि महाप्राण का मतलब ही क्या होता है, दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा जो भी व्यंजन होंगे या स्वर होंगे सब किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अल्प प्राण के अंतर्गत क्या होता है, कम प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है, मुख से कम प्राणवायु बाहर आती है। आप उच्चारण भी करके देखिए, एक आप बोलिए कै, एक आप बोलिए गै, एक आप बोलिए गै, पहला तीसरा पांचवा वर्ण हो गया कैवर का। एक आप बोलिए चै, एक आप बोलिए जय, एक आप बोलिए य। लेकिन एक बात बताइए, आप बोलिए ख, घ, छ, झ, अधिक प्राणवायु क्या आ रही है, बाहर आती है। तो अधिक प्राणवायु जिसमें बाहर आती है वो तो कौन सा है, महाप्राण, और जिसमें कम प्राणवायु बाहर आती है वो कौन सा है दोस्तों, हमारा अल्प प्राण। डिटेल यदि देखें तो सबसे पहले तो क्या है दोस्तों, इसमें स्वर तो हैं ही हमारे, पहले तीसरे पांचवे का मतलब ही क्या हो जाएगा, कै वर्ग का कै, गै और गै, चै वर्ग का चै, जय और य, तै वर्ग का टै, डै और न, तै वर्ग का तै, दै और न, पै वर्ग का पै, बै और न। ये हो गए दोस्तों। इसके अलावा पहला तीसरा पांचवा ये पहले वर्ण है सभी वर्गों के, ये दूसरे वर्ण है, और ये तीसरे वर्ण है, और ये है पांचवें वर्ण। तो सभी वर्गों का पहला तीसरा पांचवा हो गया। इसके अलावा क्या है दोस्तों, हमारा अंतस्थ। अंतस्थ में हमारे आते हैं य, व, र, ल। यानी ये जो व्यंजन है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हमारे क्या आते हैं, जितने भी स्वर हैं सभी स्वर किसके अंतर्गत हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत। व्यंजनों में से पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ ये तो किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत। महाप्राण की यदि बात करें डिटेल से यदि देखें दोस्तों, तो दूसरा और चौथा वर्ण यानी कै वर्ग का ख और घ, छ वर्ग का छ और झ, टै वर्ग का ठ और ढ, तै वर्ग का थ और ध, पै वर्ग का फ और भ। तो ये दूसरे वर्ण हो गए दोस्तों प्रत्येक वर्ग का, और ये चौथा वर्ण। और दूसरे और चौथे वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या बच गया, हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको 4 पढ़ाए थे, से और है। ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगर आपसे संख्या पूछने लगे, थोड़ा संख्या भी ध्यान रखना। अगर वो पूछ ले आपसे महाप्राणों की संख्या होती है तो 10 तो ये हो गए और 4 ये, यानी महाप्राणों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 14 हो जाएगी। यहाँ पर अगर पूछता है कि अल्प प्राणों की संख्या होती है तो पहला दूसरा पांचवा ये तो लेना ही है, यानी 15 संख्या इनकी हो गई। 15 और 4 ये हो गए हमारे 19, 20 और 10 यानी 30। स्वरों की संख्या हमारी 11 है, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना। तो स्वरों की संख्या 11, 15 ये 11 और 15 जोड़ लेना, और 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन, इससे हमारी पूरी संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से था दोस्तों आपका प्राणवायु के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया था। प्राणवायु के आधार पर 2 प्रकार के हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। धन्यवाद दोस्तों।